Hello and welcome to my channel, A Phenomenal English with Shiman. I'm your English conference coach Shiman and मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक शानदार लेसन जहाँ पे हम सीखेंगे 15 hot and advanced idioms and phrases जो आपके English speaking को एकदम boost up कर देगा, right? If you want to really level up your game in English speaking, so this is the lesson you have been looking for, right? तो ये जो लेसन है उसमें सीधा हम चले जाएंगे उससे पहले एक थोड़ा बहुत कुछ लिखा है मैंने उससे आज स्टार्ट करते हैं क्या है देखिए ब्लेमिंग द डेस्टिनी व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप द फाइट रिमेंबर द मॉर्निंग इज क्लोजेस्ट व्हेन डार्केस्ट इज द नाइट राइट सो क्या है कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिंदगी के जो बैटल है उसमें हार रहे हैं है ना कुछ हमारे अनुसार नहीं चल रहा है चारों ओर बस फेलियर ही फेलियर है तो हम क्या करने लगते हैं तभी डेस्टिनी को गाली देते हैं कि ये तो मेरे लक में ही नहीं था हक में ही नहीं था इट्स ऑल अबाउट फेट इट्स नॉट इन माई फेट राइट हम गिव अप करने लगते हैं फाइट से छोड़ देते हैं राइट ब्लेमिंग द डेस्टिनी व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप द फाइट क्या करते हैं हम डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं और फाइट को छोड़ देते हैं पर क्या याद रखना है हमें हमें याद रखना है कि जब सवेरा नज़दीक होता है तभी रात का अंधेरा सबसे ज़्यादा गहरा होता है ना जब लगे कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है कुछ सही नहीं जा रहा है तभी ये मान के चलना चाहिए कि हाँ अगर थोड़ा और सह लूँ तो इसके बाद ही सवेरा आएगा राइट इसके बाद ही रोशनी रोशनी है राइट सो आई होप यू लाइक दिस इफ़ यू हैव सो डेफिनेटली शेयर इट गिव इट अ थम्स अप राइट ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को इसे आगे बढ़ने में हेल्प हो Anyway, moving on to the lesson today. So देखिए जो फर्स्ट फ्रेज है बाइट द बुलेट इसका जो आप देख ही सकते हैं जैसे मैंने ये वाला पिक यहाँ पे लगाया है ना बाइट द बुलेट ऐसा लग रहा है कि कोई बुलेट को सच में चबा रहा है पर ऐसा नहीं है आप लोगों को पता ही होगा कि इडियम्स और फ्रेजेस थोड़ा अलग होता है लिटरल मीनिंग से अलग होता है मतलब जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है उसका एक्चुअल मीनिंग वैसे नहीं निकलता कुछ अलग निकलता है ना सो थोड़ा एलिगोरिकल होता है मीनिंग सो बाइट द बुलेट का एक्चुअल मीनिंग होता है टू डिसाइड समथिंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट और प्लेजेंट देखिए एक मोटिवेशन लाइन से हमने शुरू की उसके बाद ही आ गया एक और मोटिवेशनल फ्रेज राइट बाइट द बुलेट जब हमने ठान ली कि अभी डिसाइड कर लिया कि कुछ डिफिकल्ट करना है या फिर कुछ अनप्लेजेंट करना है राइट राइट यहाँ पे प्लेजेंट लिखा हुआ है पर ये होगा एक्चुअली अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट राइट ऐसा कुछ जिसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हमें फेस करना है राइट हम जानते हैं फिर भी हमने ठान लिया है कि चलो देखते हैं क्या होता है तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कैसे एडम फाइनली बिट द बुलेट एंड कन्फेस्ड हिज गिल्ट तो एडम ने कुछ गलतियाँ की थी तो अभी उसे लगा कि चलो मान ही लेता हूँ कि हाँ ये गलती मुझसे हुई थी उसने कन्फेस कर दिया कि हाँ मैं गिल्टी हूँ मैंने ये दोष किया है मैंने ये गलती की है तो उसने बहुत दिक्कत का सामना किया होगा मेंटल तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अगर ना भी हो तो तब जाके उसने ही बिट द बुलेट मतलब उसने आखिर में चबा ही लिया जो बुलेट है उसे फेस कर ही लिया और अपना गिल्ट उसने कन्फेस कर लिया कुछ और अगर हम ऐसे एग्जाम्पल बनाएं ऐसा भी हम कह सकते हैं कि चलो एक आदमी था अभी उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की थी पर उसके बाद उसका मन पढ़ाई से उठने लगा पर जब उसने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ा तब उसने डिसाइड किया कि मैं अभी कुछ तो करूँगा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करूँगा ही बनूँगा है ना उसने क्या किया उसने मन लगा के पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी उसने ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे यूपीएससी निकालना है राइट आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है जो भी हो ऐसा नहीं है कि बस आईएएस आईपीएस में ही मुश्किलें फेस करना है बहुत कुछ चीज़ है जिसमें हमें मुश्किलें फेस करना होता है बट चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तो उसने क्या किया क्या डिसाइड कर लिया दैट ही विल बाइट द बुलेट एंड क्लियर यूपीएससी इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट राइट उसने क्या कह दिया उसने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो यूपीएससी निकाल के रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं राइट ही डिसाइडेड टू बाइट the bullet and
clear UPSC, राइट। मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो ये जो बुलेट है चबा के रहेगा, है ना, यूपीएससी निकाल के रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला, ऐसे ऐसे ही उसने ठान लिया कि हाँ जिंदगी में कुछ बनना है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई अगर यूपीएससी निकालता है तो उसका ब्रेकअप होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ना। ये वो गाने ने यूपीएससी को थोड़ा ज़्यादा ही हाँ बूस्टअप करके रखा है, तो यूपीएससी को थोड़ा लेवल बढ़ा के रखा है उस गाने ने, है ना। यूपीएससी का नेशनल एंथम ना बन जाए कभी ये गाना, मुझे तो ऐसा भी लगता है कभी कभी। खैर जो भी है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेसन। So to go nuts, next one is very exciting, amazing one. To go nuts, मतलब बादाम हो जाना। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो सोचना भी मत, राइट। नट्स के साथ इसका वैसे कुछ रिश्ते नाते तो है नहीं, बट क्या है, टू गो नट्स मतलब एक्साइटेड हो जाना या फिर अपना अकल खो देना। मतलब अकल से अगर तुम काम ना लो किसी सिचुएशन में, एक्साइटेड ज़्यादा हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, या फिर कुछ भी ऐसे जहाँ पे नॉर्मल सेंस, कॉमन सेंस काम ना करे, तो हम कह सकते हैं कि यू हैव गॉन नट्स। माई फादर वन नॉट सीइंग माई पोर रिजल्ट, मतलब गुस्सा हो गए वो। गोइंग नट्स मतलब गुस्सा होना भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसे ही अपना मेंटल बैलेंस खो देना, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि अकल से अगर आदमी काम ना ले, गुस्से में अपना आपा खो दे, वैसा भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, राइट। ऐसा कह सकते हो कि माई फ्रेंड इज अ नट, राइट। माई फ्रेंड इज नट्स। क्यों? क्योंकि वो अक्लमंद नहीं है, अकल का अंधा है ना, अकल का दुश्मन है, ये भी कह सकते हो। माई फ्रेंड इज नट्स, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ब्लैक शेप, राइट। अभी नहीं नहीं, मैं गाली वाली बिल्कुल नहीं दे रहा किसी को शीप कह के, वैसे क्यों मैं गाली दूंगा ऐसे। पर इसका मतलब क्या है, समवन हु डजंट फिट इन अ ग्रुप, मतलब कोई अगर एक ग्रुप में फिट ना बैठे, कुछ अलग हो उसमें, मतलब ऐसा हम जब स्कूल में होते थे ऐसे दिया जाता था ना, टिक द ऑड वन आउट। अगर टिक द ऑड वन आउट मिले तो सबसे पहले उसी बंदे को हम आउट करेंगे, ऐसा अगर किसी ग्रुप में हो तो उसे ब्लैक शिप कहा जाता है, उस ग्रुप का, उस फैमिली का, उस कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन हो उसका। सो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, डैरन हैज़ बिकम द ब्लैक शिप इन हिज फैमिली आफ्टर हिज इंटररेशियल मैरिज। तो इंटररेशियल मैरिज क्या होता है आप लोगों को शायद पता ही होगा। इंटररेशियल मतलब आप किसी एक रेस के हो, मतलब बहुत सारे रेसेस होते हैं, पता ही होगा, मंगोलॉयड, प्रोस्ट्रॉयड, राइट। तो बहुत सारे ऐसे आर्यन रेस, बहुत सारे ऐसे रेसेस होते हैं। अभी अगर मान लो कोई वेस्ट इंडियन बंदा किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की को शादी कर ले, ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर ले, तो क्या होगा, उसे इंटररेशियल मैरिज कहा जाएगा, है ना। सो डैरन ने ऐसा कर दिया है, तो अभी वो क्या है, फैमिली का ब्लैक शिप हो चुका है। मतलब फैमिली में उसके मतलब बारे में कुछ कहा जाता है कि ये तो देखो बाहर से किसी से शादी करके आ गया, ये वो ऐसा होता है ना, हमारे सोसाइटी वगैरह तो ऐसे ही चलते हैं। खैर जो भी है, सो इसे हम कहते हैं ब्लैक शिप। अभी अगर कोई और एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो कोई एक बंदा अभी क्या करता है, वो बुक लिखता है ना, हिज एन ऑथर। पर उसके जो फैमिली है, उसके फैमिली में सारे ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर कुछ और करते हैं, राइट। ऐसे ही जो एकदम हाई पेड जॉब्स है। अभी ऑथर का क्या है, ऑथर अभी अभी जब बुक लिखेगा, अगर वो सक्सेसफुल हो तब उसे पैसा मिलता है, रॉयल्टी वगैरह मिलते हैं, वरना नहीं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ऑथर हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ज़रूर होगा। पर क्या है, डॉक्टर इंजीनियर के दोज आर मोस्ट शॉर्ट आफ्टर जॉब्स एंड इट इन इंडिया एट लीस्ट। सो ऐसा ही है। तो मानो एक बंदा है, उसका नाम है डैनियल। सो डैनियल को क्या करता है, डैनियल इज अ ब्लैक शिप in his family full of docs and engineers, है ना। मतलब सारे ही डॉक्टर्स इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, वो ही अकेला कुछ और कर रहा है, तो वो ब्लैक शिप हो गया फैमिली में। अगर वो लोग ऑड वन आउट करे
टिक द ऑड वन आउट तो डैनियल को ही करेंगे, है ना. ओके, सो मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सी आई टू आई विद समवन, राइट. सी आई टू आई मतलब किसी के साथ अग्री करना. अगर कोई बात ठीक लगे किसी के साथ, यू कैन से आई सी आई टू आई. अभी किसी के साथ कभी कभी हमारी बनती नहीं है ना. ऐसे कोई बंदा कुछ भी कह दे, वो अगर आके हंस के कह दे कि कैसे हो, वो भी अच्छा नहीं लगता हम लोगों को. कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई बंदा हमें इतना ज़्यादा नापसंद होता है कि कुछ भी करे, वो अगर अच्छा चीज़ भी करे तभी बुरा लगता है. उसमें भी हम खोजते हैं कि कोई ना कोई तो गलत बात होगी शायद. तो अगर किसी के साथ ऐसी तुम्हारी ना बने तो तुम कह सकते हो आई डोंट सी आई टू आई विद समवन. मतलब ऐसा नहीं कि नज़रें नहीं मिलाते, नज़रें शायद मिलाते हो, बट क्या है, योर पॉइंट ऑफ व्यूज डोंट मैच, राइट. दैट्स व्हाई यू से वी डोंट सी आई टू आई, राइट. विन सीज आई टू आई विथ मी ऑन द सोल्यूशन. अभी अगर आई टू आई रखते हो मतलब क्या है कि अग्री कर रहे हो. अगर डोंट बिठा दोगे तो मतलब क्या है, डिसएग्री करोगे, राइट. राइट, माई, ऐसा कह सकते हो कि माई अंकल एंड आई डोंट सी आई टू आई इन एनीथिंग. मतलब कुछ भी हो जाए, हम लोग कभी सहमत नहीं होते एक साथ, है ना. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, राइट. कुछ ऐसा कह दो, कुछ ऐसा कर दो कि कंट्रोवर्सी हो जाए. कंट्रोवर्सी का मतलब पता ही होगा, मतलब कुछ तहलका मच जाए, एकदम गरम गरम न्यूज़ हो जाए कि ये हो गया, है ना. हमारे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियंस तो बहुत फेमस है ये चीज़ें करने के लिए. खासकर पॉलिटिशियंस कुछ ऐसा कह देते हैं, कर देते हैं स्टेज के ऊपर आके पब्लिकली, कुछ स्पीच देने के टाइम, कि वो तो रातों रात न्यूज़ बन जाता है, मीम्स बनने लगते हैं उसमें, है ना. सो अ हॉट पोटैटो. सो पॉलिटिशियंस दिस डेज ऑफन क्रिएट अ हॉट पोटैटो, राइट. मतलब ऐसे ही कह देते हैं कुछ भी तो हॉट पोटैटो बन जाता है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन जाता है ना. तो ये सारे जो फ्रेज है, जब भी आप लोग एक्सप्लोर करते हो अपने, लेवल अप करते हो अपने इंग्लिश को, ब्रश अप करते हो, ये सारे फ्रेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आप कहीं भी हो, आप कोई बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर आप कहीं भी कोई हाई रैंकिंग प्रोफाइल में जॉब करते हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, ये सारे चीज़ आप जब आप सीख लेते हो, इडियम्स वगैरह, तो क्या होता है, आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत ही उम्दा लेवल का हो जाता है. तो सामने वाला इंप्रेस होता है, हाँ कुछ तो बात है बंदे में, है ना. और वैसे भी अभी देखो, इंडिया में दो चीज़ तो चलता ही है. अगर तुम गोरे हो तो तुम्हें सुंदर माना जाता है, अगर तुम इंग्लिश बोलते हो तो तुम्हें पढ़ा लिखा माना जाता है. ये बात तो है भाई, ये गलत है वो तो अलग बात है, पर ये तो चलता है भाई. अभी ज़माने को तो हम बदल नहीं सकते, तो हाँ थोड़ा इंग्लिश लेवल को बदल सकते हैं. तो इसीलिए ये फ्रेजेस ज़रूर जानना है हमें. सो हॉट पोटैटो, सो मतलब कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, है ना. सो ऐसे भी कह सकते हैं, रिसेंटली बॉलीवुड actor comment appeared to be a hot potato. मतलब कोई बॉलीवुड एक्टर ने कुछ कहा और वो रातों रात खबर हो गया, है ना. हॉट पोटैटो बन गया, सबसे ज़्यादा चर्चित विषय बन गया, है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. बिफोर बलून गोज अप, बिफोर सिचुएशन बिकम्स क्रिटिकल. सो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल सिचुएशन मतलब कुछ खराब होने से पहले, कुछ एकदम सीरियस होने से पहले, पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स बिफोर द बलून गोज अप. तो हमें क्या है, अपने जो राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में ज़रूर अवेयर रहना है, राइट. क्योंकि कभी कभी हमारे देश में क्या होता है, कुछ गलत लोग आके गलत चीज़ें कह जाते हैं, कर देते हैं, अपने अथॉरिटी राइट्स के गलत इस्तेमाल करते हैं. तो हमें भी एकदम जागरूक रहना है ताकि हम भी फेस कर सके कुछ भी हो, है ना. सो पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स बिफोर द बलून गोज अप, राइट. तो अगर क्रिटिकल हो जाए उससे पहले ही हमें जानना है कि ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है. अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ तो ऐसे कह सकते हो कि ही नीड्स टू सबमिट his project before
द बलून गोज अप, है ना, बिफोर द बलून गोज अप। इसका मतलब अभी अगर तुमने दोस्तों के सामने ये बात कह दी और जो सामने वाला दोस्त है उसे पता ना हो कि बलून गोज अप का मतलब क्या है, तो वो तो भड़क जाएगा। मतलब क्या बलून बलून कह रहे हो, तुम कोई बच्चे हो, खेलना है तुम्हें बलून से, कह सकता है। पर जो जानता है वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या समझेगा, हाँ ठीक कहा, राइट। मतलब तुम्हें कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लास्ट डेट एकदम नज़दीक है, अगर लास्ट डेट में तुम सबमिट ना कर सकते तो क्या होगा, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा, सीरियस सिचुएशन हो जाएगा, शायद नंबर डिडक्शन हो जाए या फिर कुछ हो जाए ऐसे। सो ही नीड्स टू सबमिट हिज प्रोजेक्ट बिफोर द बलून गोज अप, है ना। मूविंग ऑन, तो नेक्स्ट, गो डाउन द टॉयलेट, राइट। सो गो डाउन द टॉयलेट का मतलब ये नहीं कि टॉयलेट में जाकर फ्लश कर दो, इसका मतलब तुम फेल हो गए, अटरली, टू बी रुइन्ड, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है काम, राइट। आवर टीम हैव गॉन डाउन द टॉयलेट एज फार एज द रिसेंट परफॉर्मेंस इज कंसर्न। ये तो बढ़िया था गुरु, है ना। मतलब इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस है खासकर क्रिकेट में, वो तो एकदम टॉयलेट में जाने वाली बात हो गई। साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद तो ये कह ही सकते हैं, खैर जो भी है। और टीम हैव गॉन डाउन द टॉयलेट, और टीम्स परफॉर्मेंस कह सकते हैं, और टीम्स परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन टू द टॉयलेट होगा, फिर हैव नहीं, हैज़ गॉन डाउन टू द टॉयलेट एज फार एज द रिसेंट परफॉर्मेंस इज कंसर्न। या फिर ऐसे कह सकते हो, तुमने कुछ बहुत मेहनत से कुछ काम किया था पर सब चीज़ में पानी फेर गया, है ना, तो तब ये कह सकते हो, ऑल माई एफर्ट हैज़ गॉन डाउन टू द टॉयलेट, राइट, ऐसे, राइट, हो गया काम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्लीप वॉन्स माइंड, मतलब भूल जाना। ओहो, तुम्हारी मम्मी ने शायद तुम्हें बोला था कि तुम बाहर जा ही रहे हो तो बाजार से धनिया लेते आना, तो तुम भूल गए। मम्मी ने कहा कि हाँ मैं तो कड़ी बिठा चुकी हूँ, अब तुम धनिया दोगे तो मैं डाल दूंगी कड़ी में, स्वाद आएगा वरना नहीं आएगा। तुम कहते हो गॉड इट जस्ट स्लिप माई माइंड, है ना, ओ गॉड, राइट। सो द bringing the coriander leaves just slipped my mind. Okay, the coriander slipped my mind, है ना, ऐसे। So Aaron needs a lot of courage to face his wife today, as his wedding anniversary slipped his mind. हाँ ये भी हो सकता है, तुम वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए, अभी जाओ वाइफ के सामने, वो सामी सामी गान थोड़ी ना गाएगी, वो तो तुम्हें अभी आरती उतारेगी कुछ लेके, अब क्या लेके वो तो वही जाने, राइट। समझ में आई बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्रीन विथ एनवी, मतलब बहुत जेलस हो जाना। देखो बहुत ज़्यादा जेलस फील करना, एनवी। सो योर प्राइड विल ऑलवेज मेक योर नेबर्स ग्रीन विद एनवी। ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल दी, योर प्राइड मतलब तुम्हारे तुम कुछ चीज़ में सफल हुए हो, तुमने कुछ खरीदा है, बनाया है अपने हाथों से, अभी तुम दिखाते हो नेबर्स को, है ना, कि देखिए शर्मा साहब मैंने तो ये कर दिया। तो शर्मा साहब तो खैर आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो करेंगे सामने, पर मनी मन क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा इसने ये कर दिया, इसको तो मैं एकदम अंगूठा छाप समझता था, पर अब जाके इसने कुछ अच्छा कर दिया, मैंने तो नहीं कर पाया, शायद मैं खुद ही अंगूठा छाप हूँ शायद। तो योर प्राइड विल ऑलवेज मेक योर नेबर्स ग्रीन विद एनवी। बहुत सही चीज़ है ना, ऐसा होता है। सो एक और भी ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, राइट। माई फ्रेंड got green with envy when I got more marks than he did. More marks than he did. हो गया काम। My friend got green with envy when I got more marks than he did. आ गई बात समझ में, एकदम गुस्से से जैसे आग बबूला होते हैं वैसे ही अब जेलसी से हरे हो जाते हैं, है ना। ऐसे हमारे इमोजी में भी होता है ऐसा, है ना, जस्ट लाइक दैट। गो लाइक हॉट केक। सो अगर कोई चीज़ हॉट केक हो जाए मतलब वो एकदम हाथों हाथ बिक जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा उसका डिमांड हो, राइट, मार्केट में आते ही बिक गया, ऐसे कुछ, राइट।
जैसे जब लॉकडाउन 2020 में जब पहली दफ़ा लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, कहा गया था कि अब सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, तो रातों रात क्या हो गया था, सैनिटाइज़र मिल नहीं रहा था। लोग कह रहे हैं कि एक सैनिटाइज़र का दाम 100, 150, 200 रुपये में लेने को तैयार थे, है ना। इट वेंट लाइक हॉट केक। अभी देखो, अभी अगर किसी को परवाह नहीं, हाँ ठीक है, लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। सो गो लाइक हॉट केक का मतलब ही ऐसा होता है। देखो, रोहन्स न्यूली पब्लिश्ड बुक हैज़ बीन गोइंग लाइक हॉट केक्स, मतलब उसने कुछ पब्लिश किया है बुक। जैसे चेतन भगत का काफ़ी सारे किताब होते हैं, विक्रम सेठ के होते हैं, झुम्पा लाहिरी के होते हैं। जब वो किताब लिखती हैं ये सारे इंडियन ऑथर्स, तो क्या होता है, रातों रात हाथों हाथ बिक जाते हैं, राइट। इट गोज लाइक हॉट केक्स। सो दैट्स हाउ इट इज। इसका मैं और कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, आपको पता ही होगा। कुछ भी चीज़ एकदम हॉट इन डिमांड हो तो उसे कहेंगे हम इट गोज लाइक हॉट केक, राइट। पास्ट में होगा तो क्या कहेंगे, इट वेंट लाइक हॉट केक, है ना। ओके, मूविंग ऑन। बकलेज होप। बकलेज होप का मतलब क्या है, लिटिल और नो होप, मतलब अगर कोई चीज़ में कोई आशा ना दिखे, ये तो गया, राइट, ये तो गया बिल्कुल पानी में। जब गई भैंस पानी में वाला सिचुएशन हो जाए, तब आप कह सकते हो कि दिस विदाउट सोशल डिस्टेंस एंड क्वारंटीन आवर सर्वाइवल इज अ बकलेज होप, राइट। सो क्या है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करे, क्वारंटीन ना हो, अगर कोविड का सिम्टम दिखे तो बचना मुश्किल है ना। अभी इसे थोड़ा एडवांस कर देते हैं। अभी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि इफ एग्जाम इज डिक्लेयर्ड ऑफलाइन, माई पासिंग दिस ईयर इज बकलेज होप। ये तो स्टूडेंट लोग को बहुत लगेगा, एकदम दिल पे लगेगा, है ना। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाए, सारे एग्ज़ाम्स, खासकर कॉलेज वगैरह में, तो गया। मुझे पता है, मैं खासकर कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स को पहचानता हूँ जो तो कहते हैं, एकदम दिन रात कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ऑफलाइन एग्ज़ाम डिक्लेयर ना हो, वरना गया है काम से, राइट। सो क्या क्या लिख सकते हैं हम, इफ़ ऑफलाइन एग्ज़ाम is declared, passing will be Buckley's hope। तो Buckley's hope का मतलब ये है, कुछ होप नहीं है, कुछ नहीं बचा अब, राइट। अब सोच के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे ही मतलब कुछ नहीं होगा अब, गए। सो ये हो गया Buckley's hope, है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कैट हर्डिंग। कैट हर्डिंग मतलब एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। मतलब आप किसी को कंट्रोल करना चाहो, बहुत सारे आपने लेक्चर दिया, स्पीच दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब जब रिजल्ट दिखा अंत में, तो सारे ही अपने मन के करने लगे, क्योंकि वो सारे टी शर्ट पहने थे ना, सुनो सबकी करो खुद की। तो वैसे ही आपके जो स्पीच है उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं दिखा। So when people are busy digging their own graveyard, no wonder keeping them locked down has been a cat herding. So जब इंसान खुद ही बाहर निकलने लगे, कोरोना के साथ भागने लगे, तो तब क्या होगा, पार्टी अटेंड करने लगे विदाउट मास्क, सैनिटाइज़र, तो वो तो खुद ही अपने ग्रेवयार्ड, मतलब खुद ही अपना कबर खोद रहे हैं। उन्हें अगर लॉकडाउन की सलाह दो तो वो बस कैट हर्डिंग होगा, मतलब उससे कुछ उनके पल्ले पड़ेगा नहीं, और कुछ उसमें मतलब कोई उसका जो मतलब मेन चीज़ निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना। तो यही बात है कैट हर्डिंग, राइट। सो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। द captain's advice was overlooked, and his speech was a mere cat herding। मतलब कैप्टन ने जो बात की, उसको तो किसी का उसकी परवाह नहीं है किसी को। अभी कैप्टन ने जो भी सलाह दी, जो भी स्पीच दिया, वो बस कैट हर्डिंग ही रह गया, मतलब उसका कोई असर नहीं था उन लोगों के ऊपर। एक कान से घुसाए, दूसरे से निकाल दी, ये चीज़ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू बी अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक। ये वाला मुझे बहुत पसंद है, राइट।
टू बी अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक। सुन के लगेगा कि क्या है, क्या कुछ पिकनिक में जा रहे हो, सैंडविच कम पड़ गया तो खरीद लेंगे, उसमें क्या है। बट इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जब तुम्हारे पास कॉमन सेंस ना हो, तुम अकल के अंधे हो, अकल के दुश्मन हो, है ना, राइट। सो दिमाग का घोड़ा तुम नहीं दौड़ा सकते, तब जाके इस ऐसा कैसे इस अ बिट सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, राइट। इज अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, ऐसे कह सकते हो। तो किसी में अगर कॉमन सेंस की कमी हो, आई थिंक स्टीव इज अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, मतलब स्टीव के पास कॉमन सेंस की कमी है, राइट। कुछ भी कह दो उसके ऊपर, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगता है समझने में या काम करने में। थोड़ा ट्यूबलाइट है, वैसे भी एलईडी का ट्यूबलाइट अभी अच्छी तरह से चलता है, एकदम ही जलता है, पहले वाला जो था, है ना, फ्लोरेसेंट, कैंडेसेंट जिसे कहते हैं। खैर जो भी हो, तो टू बी फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक मतलब ऐसा नहीं है कि पिकनिक जाने वाले हैं दोस्त लोग, सैंडविच खरीदना है, वो तुम्हें गाली दे रहे हैं कि तुम्हें अकल नहीं है। समझो बात तो, पहले इस इडियम्स को समझ लो, है ना, फिर जाके कॉमन सेंस है कि नहीं है वो समझना। सो तुम किसी को कह सकते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि टू बी अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक का मतलब क्या है। किसी को अगर अकल का दुश्मन कहना है तो डायरेक्टली कहोगे तो बुरा लग जाएगा, तो ऐसे कह सकते हो, जस्ट लाइक दैट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओह, टू पुट वंस ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब तुम्हारे जो सारे होप्स है, अगर तुम एक ही बास्केट में, एक ही चीज़ में लगा दोगे, राइट। तुमने सोचा कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी, तब जाके मैं घर बनाऊंगा, तब जाके मैं शादी करूंगा, तब जाके ये होगा, फलाना ढिमकाना। पर नौकरी तो मिलने से रहा, नौकरी तुम्हें मिला ही नहीं और कुछ भी नहीं कर पाए। तो एक ही चीज़ में सारे होप्स हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, राइट। हमें क्या है, पोर्टफोलियो करना है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, राइट। हाँ, ये बात सही है कि एक ही चीज़ में अगर सारे कंसंट्रेशन देंगे तो फोकस बढ़िया होगा, तो उसमें रिजल्ट निकलने के चांसेस भी बढ़िया हो जाते हैं, वो तो अलग बात है। पर फिर भी एक ही चीज़ में अगर प्लान बी ना रहे और प्लान ए अनसक्सेसफुल हो, तब तो गए काम से, है ना। So to put one's all eggs in one basket. So we should never put all our eggs in one basket. Otherwise, depression could be the result. है ना। ऐसे ही एक तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया ही है, स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, राइट। सो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, है ना। Putting all hope, all eggs, sorry, putting all eggs in one basket causes, नहीं कैंसर नहीं, causes disappointment. Causes disappointment. Right? Moving on to the next. To be at death's door मतलब बहुत ज़्यादा सिक होना। द न्यूली इंट्रोड्यूस डिजीज मतलब कोरोना के ही बात करेंगे हम लोग, है ना, या फिर वो जो ब्लैक फंगी वगैरह ऐसे भी हो सकते हैं। न्यूली इंट्रोड्यूस डिजीज हैज़ ऑलरेडी टेकन अ गुड मेनी पीपल एट द डेथ्स डोर, मतलब बहुत सारे लोग सिक हो चुके हैं, राइट। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि स्कूल में छुट्टी मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए, ग्रैंड मदर गुजर गए, ऐसे कहते थे, है ना। बहुत सारे, मतलब कभी कभी तो टीचर खुद पूछने लगता है कितने सारे ग्रैंड मदर मरेंगे अभी, उन्हें बख्श दो, मर के जिंदा होके फिर मरेंगे, अच्छा लगता है क्या। सो यू कैन से दैट माई ग्रैंड फादर इज एट डेथ्स डोर। अभी डेथ्स डोर मतलब लिटरली भी हो सकता है, मतलब सच में ही इज डाइंग, राइट, ही इज लिटरली डाइंग। या फिर हो सकता है बहुत सिक हो, मरने वाले हो, ये भी हो सकता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आया होगा, बहुत चीज़ सीखे होंगे आप लोग। सो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में लिखना, लाइक करना, शेयर करना, एंड स्टे ट्यून्ड।